जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ERNA में बोले तो एग्जाम रिलेटेड न्यूज एनालिसिस गाइस, जिसमें हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ना आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उसको कवर अप करते हैं। शुरू करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन के साथ में, जैसा कि हम करते हैं। ये PYQ है एंड चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके एंड इसका आंसर एंड एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा कमेंट में। सो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल गुजरात सरेंडर्ड दीव टू पोर्तुगीज? इनमें से कौन से रूलर ने दीव को पोर्तुगीज को सरेंडर कर दिया था? सो ऑप्शंस आपके इस प्रकार है, अहमद शाह, महमूद बेगारा, देन बहादुर शाह या फिर मोहम्मद शाह। ओके सो कमेंट करना नीचे एंड चलो फटाक से चलते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल के पास में, जो कि है पेज नंबर 1 एंड 9। अरे मैम आपने दोनों क्यों लिखे? क्योंकि पहला जो आर्टिकल है वो फर्स्ट पे है, लेकिन इट इज कंटिन्यूड ऑन पेज नंबर 9। ओके सो चलो हम लोग समझते हैं इसको। यहाँ पे बात हो रही है किसकी चीज की बात हो रही है? अदानीज कोलंबो प्रोजेक्ट। अब ये कोलंबो से आपको याद आना चाहिए, कोलंबो कहाँ पे सिचुएटेड है? श्रीलंका में सिचुएटेड है, राइट। तो चलो चलते और देखते कोलंबो की पोजीशन क्या है। देखो ये है हमारे श्रीलंका का मैप, राइट। इस मैप को हम कई दफा देखते हैं, हमारे भारत के मैप में भी श्रीलंका का मैप रहता ही रहता है, राइट। श्रीलंका दिखती है, क्यों दिखती है, क्या रीजन है कि इंडिया के हर मैप में श्रीलंका को क्यों दिखाया जाता है? इसके लिए ऊपर आई आइकन पे आपको क्लिक करना है, वहां पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने बताया हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो श्रीलंका के वेस्टर्न साइड में जो है वो कोलंबो सिचुएटेड है कुछ यहाँ पे, एंड इसी पोर्ट की बात हो रही है जो अदानीज कोलंबो प्रोजेक्ट, उसको फंड्स मिले हैं यूएस एजेंसी से। सो क्या है ये सारी चीजें हम लोग गाइस देखते हैं। अब लोकेशन पता चल गई, अब हम समझते हैं इंपॉर्टेंस की कोलंबो में पोर्ट बनाने का क्या जरूरत है, या उसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है कि यूएस की जो एजेंसी है वो फंड कर रही है। ऐसा क्या है भैया कोलंबो में? तो देखो यहाँ पे कि श्रीलंका जो है गाइस स्ट्रैटेजिकली कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर श्रीलंका से जो पोर्ट है वो किस तरह से निकल रहा है, ये भी देखो आप, कहाँ तक कनेक्शन बन सकता है उससे। कंप्लीटली मिडल ईस्ट यूरोप तक कनेक्शन बन सकता है, राइट। साउथ अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में, वहाँ के पोर्ट्स के साथ, और साथ ही साथ वो साउथ ईस्ट एशिया को भी जोड़ता है। देखो ये कहाँ तक चीजें जा रही, राइट। इट मीन्स कि श्रीलंका का जो पोर्ट है वो स्ट्रैटेजिकली कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर अदानी ग्रुप कोलंबो का जो पोर्ट है उसको डेवलप कर रहा है एंड उसके लिए उनको यूएस एजेंसी से जो है वो फंड्स मिले हैं, तो उसका इम्पोर्टेंस कितना होगा देखेंगे हम हमारे आर्टिकल के पास में साथ में। ओके सो पास में साथ में ठीक है, हो जाता है कभी कभी। ये देखो ये प्रॉपर प्रोजेक्ट का फोटो मैंने लाया हुआ है आप लोगों के लिए। ये जो कोलंबो हार्बर है उसका प्रोजेक्ट है, एंड जो वेस्टर्न टर्मिनल है ना वो अदानी ग्रुप डेवलप करने वाला है, सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न टर्मिनल। ओके सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न टर्मिनल अदानी ग्रुप जो है वो डेवलप करने वाला है। तो चलो चलते और समझते हैं हमारे प्रोजेक्ट को कि क्या बोल रहा है। सो यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब यूएस एजेंसी, कौन सी यूएस एजेंसी फंड दे रही है? ये वाले यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने कमिट किया है कि $553 मिलियन, जो कि है अराउंड 4,600 करोड़ रुपीस का सपोर्ट करेगी। किसको सपोर्ट करेगी? अदानी ग्रुप को। क्यों? क्योंकि उनको डीप वाटर शिपिंग कंटेनर टर्मिनल बना रहा है पोर्ट ऑफ कोलंबो पे। ओके सो द पोर्ट्स वेस्ट कंटेनर टर्मिनल इज बीइंग डेवलप्ड बाय, ये तो हमने अभी अभी देखा ना यहाँ पे कि जो वेस्टर्न साइड है उसको डेवलप करने वाली है अदानी, राइट। बट वो अकेली नहीं है, उनके साथ कौन कौन है ये भी देख लेते। इन्वॉल्विंग अदानी पोर्ट्स एंड SEZ, देन श्रीलंकन ग्रुप, जॉन कील्स होल्डिंग्स एंड श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी। पते की बात यहाँ पे ये है कि अदानी पोर्ट्स जो है 51% गाइस 51% ऑफ स्टेक रखेगी इसमें। ओके कंटेनर टर्मिनल ऑफ पोर्ट विच ऑल्सो हैज अ टर्मिनल रन बाय चाइनीज मर्चेंट्स पोर्ट होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनका भी टर्मिनल है, जैसे हमारा वेस्टर्न है वैसा उनका भी दूसरा टर्मिनल है। सो द फंडिंग बाय DFC डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मतलब इनका क्या, ये लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या है? क्योंकि दे वांट टू डेवलप प्रोजेक्ट्स इन लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। उनको लोअर एंड मिडिल इनकम जो कंट्रीज है उसके लिए प्रोजेक्ट्स डेवलप करना है। एंड ऐसा देखा जाता है कि वॉशिंगटन का एक कॉन्सर्टेड पुश है कि इंडिया को लिंक करने के लिए इस प्रोजेक्ट के साथ, एट द टाइम व्हेन न्यू दिल्ली इज कंपीटिंग विद बीजिंग। सी यहाँ पे चाइना का ऑलरेडी टर्मिनल है, तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, न्यू दिल्ली और बीजिंग में एक तरह से कंपटीशन हो रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हम लोग आइलैंड नेशन को। क्योंकि ये यहाँ पे श्रीलंका का इंपॉर्टेंस समझ में आता है कि श्रीलंका में पोर्ट होना
वहाँ पे पकड़ होनी किसी भी कंट्री की, तो आप देख सकते हो ट्रेड रूट्स कितने ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। सिर्फ ये एक नॉर्मल आइलैंड नेशन नहीं, ये स्ट्रैटेजिकली भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। स्ट्रैटेजिकली भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप देख रहे हो ना इस मैप में। सो द न्यू टर्मिनल रिफ्लेक्ट्स DFC's कमिटमेंट टू फाइनेंसिंग हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब DFC का क्या कमिटमेंट है कि हमें हाई क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको फाइनेंस करना है, राइट। इन्वेस्ट इन लोकल कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिटीज में इन्वेस्ट करना है, लोकल लोगों को जोड़ना है, उनकी नीड्स को कंप्लीट करना है, ओके। अब गाइस बात यहाँ पे ये आ जाती है, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, $553 मिलियन इन्वेस्ट वगैरह किया। सो श्रीलंका इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स की ट्रांसिस्ट हब। ट्रांसिस्ट हब कैसा है, कैसे होगा, ये इस मैप में हम लोग देख रहे हैं, राइट। कितना जगह पे ट्रांसिस्ट हब क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबको कनेक्ट कर रहा है, लिटरली सबको कनेक्ट कर रहा है। साउथ अफ्रीका को कनेक्ट कर रहा है, ईस्ट अफ्रीका को कनेक्ट कर रहा है, मिडिल ईस्ट को कनेक्ट कर रहा है, यूरोप तक जा रहा है, राइट। यूरोप तक जा रहा है गल्फ ऑफ एडन से लेके, देन यहाँ पे भी कनेक्ट कर रहा है, ओके। एंड साउथ ईस्ट में भी कनेक्ट कर रहा है, बे ऑफ बंगाल से लेके आप देख रहे हो यहाँ पे आगे तक जाएगा। सो दैट इज द थिंग। सो IDFC's कमिटमेंट फॉर द लोन फॉर द वेस्ट विल एक्सपांड इट्स शिपिंग कैपेसिटी। इससे क्या होगा, श्रीलंका की शिपिंग कैपेसिटी तो एक्सपांड होगी, लेकिन गाइस पते की बात यहाँ पे ये है कि हम सभी को पता है कि श्रीलंका की हालत जो है वो कितनी ज़्यादा खराब हो गई थी, राइट। इकोनॉमी श्रीलंका की ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई थी। एंड मैंने आई थिंक 10-12 दिन पहले आर्टिकल भी आया था अबाउट टूरिज्म, कि श्रीलंका का सबसे ज़्यादा जो इनकम है वो टूरिज्म से आता है। एंड अब टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो श्रीलंका में बूस्ट हो रही है। उन्होंने फ्री वीज़ाज कर दिए थे इंडिया के साथ साथ और 5 नेशंस और 5 कंट्रीज़ के लिए, राइट। तभी मैंने आपको बताया था। तो टूरिज्म से तो उनकी इकोनॉमी वापस से एक आगे 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 आ रही है, वापस से खड़ी हो रही है। लेकिन आप जस्ट सोचो कि ये शिपिंग कैपेसिटी विल क्रिएट ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी फॉर श्रीलंका विदाउट एडिंग टू सॉवरेन डेप्ट वाइल एट द सेम टाइम, कि इससे श्रीलंका पे तो कोई डेप्ट नहीं होगा ना, डेप्ट किस पे होगा, श्रीलंका पे डेप्ट नहीं होगा, एंड प्रॉस्पेरिटी भी आएगी श्रीलंका पे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पे। एंड इंडिया का रोल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, श्रीलंका फॉरेन मिनिस्टर अली सबरी एंड US एम्बेसडर टू श्रीलंका जूली चंग ज्वाइन CEO नथन फॉर सेरेमोनियल लॉन्च ऑफ द न्यू टर्मिनल। उन्होंने ज्वाइन किया सेरेमोनियल लॉन्च के लिए इस न्यू टर्मिनल के, जो कि है वेस्ट कंटेनर टर्मिनल, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ अदानी ग्रुप का ही नहीं, यहाँ पे इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल आ जाता है, ओके गाइज। इस आर्टिकल में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड ये इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड चाइना को भी हम कैसे टैकल कर सकते हैं उसके लिए भी ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है पेज नंबर 11 पे, ओके। अब बोलोगे मैम इंटरनेशनल न्यूज़ कवर अप कर रहे। जी हाँ, मैंने कल ही आपको बताया था 2+2 इंडिया US मिनिस्टीरियल डायलॉग होने वाला है, राइट, जिसके लिए US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन एंड US डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन, ये दोनों भी आ चुके हैं। एंड 4th इंडिया US 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है वो होने वाला है। सो दीज ऑल थिंग्स, ये सारी चीज़ें हमें बताती। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडस एक्स इन्वेस्टर्स मीटिंग हेल्ड। अब ये भैया इंडस एक्स क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ। जून 2023 में ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी US विजिट करने गए थे। एंड इस प्रोजेक्ट के पीछे, इंडस एक्स के पीछे क्या था, टू एक्सपांड स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, कि एक क्या करना है, इंडिया एंड US को मिलकर स्ट्रैटेजिकली अपनी जो टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप है ना उसको एक्सपांड करना है। अब टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, कल ही AI के ऊपर आर्टिकल आया था कल का, अगर आपने न्यूज़पेपर का एनालिसिस नहीं देखा है तो जाके देख लो, तब आपको समझ में आएगा कि टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के लिए बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स, उसी के साथ साथ बिजनेसेस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया एंड USA। सो अब ये इंडस एक्स क्या है, सो इंडस एक्स इन्वेस्टर्स मिले, राइट, वेयर द इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज गुरुकुल वॉज ऑल्सो लॉन्च। तो यहाँ पे गुरुकुल ये एजुकेशनल सीरीज भी लॉन्च हुई थी। एंड सो ऑन फ्राइडे को तो अपन को पता है, माने कि कल 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग होने वाला है दोनों कंट्रीज के बीच में, ओके। तो द स्टेटमेंट ऑफ MEE ऑन वेडनेसडे स्टेटेड दैट, ये भी मैंने आपको बताया कि क्या है, क्रॉस कटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ डिफेंस, किस बारे में बात होने वाली है, कल हाई लेवल रिव्यू होएगा प्रोग्रेस के बारे में, ठीक है। जैसे हम लोग बैठ के नॉर्मली
चीज़ों का रिव्यू करते हैं ना, किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू कर लेते हैं, मोबाइल का करते हैं, हेडसेट का करते हैं, किसी भी चीज़ का कर लेते हैं, राइट। इनफैक्ट कंटेंट का भी कर लेते हैं। So, उसी तरह से दोनों कंट्रीज के जो हेड है वो भी मिलके क्या करने वाले हैं, हाई लेवल रिव्यू करने वाले अबाउट व्हाट, क्रॉस कटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी। आज के डेट में वर्ल्ड में जो 2 वॉर्स चल रहे हैं उससे हमें इतना तो समझ में आ गया कि भैया टेक्नोलॉजी, कॉर्पोरेशन, डिफेंस एंड डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आगे तक सर्वाइव करना है प्रॉपरली, राइट। सो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वैल्यू चेन कोलैबोरेशन एंड पीपल टू पीपल टाइज के बारे में। So, at the event, 2 defense innovation challenges which were launched under Indus X on underwater communication and oil spill detection are in advanced stages. So, Indus X में किस चीज़ की बात हो रही थी, 2 डिफेंस इनोवेशन की बात हो रही थी, 2 डिफेंस इनोवेशन, ओके। क्या क्या थे ये इनोवेशन, एक तो था अंडर वाटर कम्युनिकेशन किस तरह से बढ़ाया जाए, एंड ऑयल स्पिल डिटेक्शन इन एडवांस स्टेजेस। एंड इसी के लिए present the review of applications from startup of both the sides and are currently underway। इसी के लिए एप्लीकेशन का रिव्यू भी हो रहा था दोनों साइड से जो स्टार्टअप्स है उनका। एंड करंटली अगर हम लोग बताएं तो ऑफिशियल्स का ये मानना है कि 297 स्टार्टअप्स हैव रजिस्टर्ड थ्रू आईडेक्स, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी हैज बीन ग्रांटेड इन अराउंड 10 केसेस। 297 में से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ये सिर्फ 30 को ग्रांट हुआ है, ऑफ विच 10 कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन साइन, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब हम बात करते हैं कल के बारे में। सो डॉगबैग डायरेक्टर डिफेंस इनोवेशन यूनिट ऑफ यूएस गवर्नमेंट एंड विवेक विरमानी लेड द यूएस एंड इंडिया डेलीगेशन रिस्पेक्टिवली एट इंडस एक्स जो हुआ था। इन्वेस्टर्स मीट हुई थी, पहली इंडस एक्स इन्वेस्टर्स मीट हुई थी, एंड दोनों साइड से सिर्फ स्टेक होल्डर्स ही नहीं आए थे, स्टेक होल्डर्स के साथ साथ इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स, एमएसएमईज, इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स, उसी के साथ इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स टू डिस्कस कोलैबोरेटिव एजेंडाज एंड अपॉर्चुनिटीज इन डिफेंस सेक्टर, कि हम लोग किस तरह से कोलैबोरेटिव एजेंडाज बना सकते हैं, किस तरह से और अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बोथ इन्वाइटेड स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स टू अप्लाई इन द जॉइंट इम्पैक्ट चैलेंज। दोनों कंट्रीज ने क्या किया, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स दोनों को इन्वाइट कर लिया है, राइट, कि देखते हैं एक इम्पैक्ट चैलेंज में कि कौन किस तरह से क्या करता है, टू पार्टिसिपेट इन गुरुकुल एजुकेशनल सीरीज। सो इंडस एक्स वॉज लॉन्च्ड, ये तो मैंने बता दिया, ये था इंडस एक्स। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो नीचे आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। एंड इंडस एक्स इसको याद रखना, ये कब रिलीज हुआ था, जून 2023 में। किस लिए रिलीज हुआ था, फॉर स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन बिटवीन बोथ द गवर्नमेंट्स। इसी के साथ साथ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, इसीलिए गुरुकुल, जब एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आया इसीलिए ये एजुकेशनल सीरीज गुरुकुल भी आई है, ये आपने गाइस ध्यान रखना है। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि है डाउजिंग फायर, पेज नंबर 12 पे। अब इसके बारे में गाइज मैंने आपको कल बताया था, राइट, डाउजिंग फायर के बारे में कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है, क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ यहाँ पे, राइट। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच बैठे थे, 2 जज बेंच, राइट, एंड उन्होंने बोला कि ये जो फायर है ना इसको आप लोग बस कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ऐसा मत बोलो। आप लोग तो बोल रहे हो कम कर रहे हैं, हाँ कई हद तक 40% तक पंजाब गवर्नमेंट का कहना है कि कम हुआ भी है फार्म फायर्स, लेकिन भैया कम होके क्या होगा, रेसिडेंट्स ऑफ दिल्ली हैव बीन स्ट्रगलिंग विथ हेल्थ इश्यूज। कल के आर्टिकल में मैंने, कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली का जो मोहल्ला क्लिनिक है जहाँ पे 80 पेशेंट्स आते थे पर डे, अब 150 to 160 पेशेंट्स को डॉक्टर्स देख रहे एट अ डे। इतना ज़्यादा वहाँ पे हेल्थ इश्यूज जो है वो बढ़ गए। बच्चों के स्कूल्स ऑनलाइन कर दिए गए, बच्चों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ सीवियर लेवल ऑफ पॉल्यूशन। AQI अबाव 400 है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा कंसर्न करने वाली बात है, बहुत हैरानी वाली बात है कि हमारे कैपिटल सिटी में ये हाल है पॉल्यूशन का। उसी के साथ आपको यहाँ पे ऑड इवन स्कीम भी याद आनी चाहिए, राइट, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रेसिडेंट्स ऑफ दिल्ली हैव बीन स्ट्रगलिंग विथ हेल्थ इश्यूज। वो लोग तो हेल्थ इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे हैं, हर साल ये समय आता है और हर साल इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। कर रहे कब तक करोगे भैया, यही तो बोलना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट भी। दिस हैज़ बीन ऑन एन ऑन गोइंग प्रोसेस फॉर 5 years, 5 साल, पंचवर्षीय योजना के जैसे 5 साल से ये सारी चीज़ें चल रही है। दैट माइट बी ईजियर देन डन, बट कोर्ट could inject much needed urgency to address an issues whose complexity often get lost in the blame games that have come yearly ritual।
कि हर साल कोई ना कोई ब्लेम गेम ही होता है, अरे इस साल ये हो गया, अरे उस साल वो हो गया। एंड कोर्ट बेंच ने ये भी कहा पंजाब गवर्नमेंट को कि फाइट अगेंस्ट स्टबल बर्निंग कैन नॉट बी पॉलिटिकल, इसको आप पॉलिटिकल नहीं बना सकते हो, सीखो अपने आजू बाजू के स्टेट से, आप अकेले तो नहीं हो, राइट? एक मिनट, हाँ, सीखो अपने आजू बाजू के स्टेट से, पंजाब आप अकेले तो नहीं हो, यहाँ पे हरियाणा भी है एंड उत्तर प्रदेश भी है। अगर हरियाणा ने बहुत हद तक चीज़ों को कंट्रोल किया है तो वही सेम चीज़ आप भी कर सकते हो, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ये रही दिल्ली, देखो अगर यहाँ पे स्टबल बर्निंग होगी तो वो चीज़ें यहाँ पे इम्पैक्ट करेगी कि नहीं करेगी, जो नेबरिंग एरियाज है उसी से तो इम्पैक्ट आएगा ना, ऐसे ही थोड़ी आएगा इम्पैक्ट। सो उनका यही कहना है। अब उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही है वो देखते हैं। फ्रॉम पास्ट 2 years डेटा शो एन अप्रिसिएबल डिक्लाइन इन क्रॉप रेसिड्यूज बर्निंग इन हरियाणा एंड यूपी फार्म फायर्स हैव कम डाउन इन पंजाब एज वेल। लेकिन फिर भी चीज़ें हो रही है। देखो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर क्या है कि ये जो स्टबल बर्निंग होती है और उससे जो टॉक्सिन्स निकलते हैं ना वो हवे में जाके मतनाने की हमारे एयर में जाके मिक्सअप हो जाते हैं एंड एक कॉकटेल ऑफ टॉक्सिन्स बन जाता है नॉर्थ इंडिया के ऊपर। इट इज़ वेल नोन दैट द प्रॉब्लम ओव्स इन लार्ज मेजर टू हेविली सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी दैट एनेबल्स फार्मर टू ग्रो वाटर गजलिंग पैडी। कि जो सब्सिडी मिल रही है ना, हैवी सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हो इस वर्ड का मतलब? इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी मिल रही है जो फार्मर्स को बोल रही है कि भैया उगाओ उगाओ। सो द सुप्रीम कोर्ट रिट्रिएटेड द नीड टू चेंज फार्म प्रैक्टिसेस। उन्होंने क्या बोला, बस ये स्टेबल बर्निंग बंद करो, फार्म फायर्स बंद करो। 5 साल से बोल रहे हो, कुछ हो तो नहीं रहा है यहाँ पे। एक काम करो, कान ऐसे नहीं, हम अब कान वैसे पकड़ेंगे मतलब हम चेंज करेंगे फार्म प्रैक्टिसेस को, कि फार्म प्रैक्टिसेस में कुछ चेंजेस लाने चाहिए, सेंटर को इंटरवेन करना चाहिए, मतलब सेंटर का इंटरवेंशन होना चाहिए, सेंटर को बीच में पड़ना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैडी को किसी और कल्टीवेशन से सब्सटीट्यूट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैडी पे मिलती है सेंटर से एमएसपी। सो इस एमएसपी को पाने के चक्कर में फुकट में पैडी उगाई जाती है कि एमएसपी से तो पैसे आ ही जाएंगे। सो उससे बेटर अगर सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक्सप्लोर करेगी एंड कोई सब्सटीट्यूट निकालेगी पैडी के अलावा किसी और क्रॉप का एमएसपी उसके ऊपर देने के लिए, तो ऑटोमेटिकली पैडी का जो ग्रोथ है ना वो कम हो जाएगा। ग्रोथ कम हो जाएगा तो स्टेबल कम होगा तो क्या होगा, ये फार्म फायर्स भी नहीं होंगे इस तरह से। ये तो हो गया पहला पॉइंट। और उन्होंने ये भी बोला कि बस ऐसे फार्मर्स को बोल दो कि भैया ये देखो, जैसे छोटा बच्चा है उसको बोलोगे होमवर्क कर लो बेटा, वो करेगा नहीं करेगा? आप उसको क्या करते हो बचपन में? लालच देते हो ना। किस चीज़ का लालच देते हो? चॉकलेट, वेफर्स, या उसका फेवरेट कार्टून, या फिर मोबाइल दे देंगे, घुमा देंगे, पार्क में ले जाएंगे, यही सारी चीज़ें हम बोलते हैं। बड़ों को तो लालच अलग अलग तरीके का दिया जाता है, बट बच्चों को तो इसी तरह का तरीके का देते हैं ना, तभी उनको समझ में आता है कि हाँ भैया मेरे को होमवर्क करना पड़ेगा, राइट? इसी तरह से फार्मर्स को भी हमें बताना पड़ेगा ना चीज़ें। उनको बस बोलेंगे कि स्टॉप करो, वो लोग क्यों स्टॉप करेंगे? दिस रिक्वायर्स रीचिंग आउट टू द एग्रीकल्चरलिस्ट ऑन मल्टीपल फ्रंट्स इंक्लूडिंग रनिंग इंफॉर्मेटिव ड्राइव्स, कि उनको जाके बताओ, इन्फॉर्मेशन दो इस चीज़ के बारे में। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जिस तरह से एमएसपी के थ्रू आप पैडी पे इंसेंटिव दे रहे हो ना एक तरह से, उस तरह से उनको फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज करो, उनको इन्फॉर्मेशन दो, उनको चीज़ें समझाओ। बस मुंह से मत बोलो, दूर पे बैठ के जाके मुहिम करो, राइट? फार्मर्स विल नॉट बर्न द क्रॉप रेसिड्यू इफ दे आर ऑफर्ड वेज टू डिराइव पॉइंट्स प्रॉफिट्स ऑफ वेस्ट। अगर उनको ये पता चल गया कि भाई ये जो वेस्ट जो हम जला रहे हैं ना इससे पैसे बनेंगे, इससे प्रॉफिट आएगा, तो वो क्यों उसको जलाएंगे? वो तो उसको बेचने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? सो हरियाणा का एग्जाम्पल यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन है गाइज, जहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्टेट ने सेटअप किया है दैट टर्न्स, ये कभी कभी हो जाता है मेरे से, दैट टर्न्स क्रॉप रेसिड्यूज इनटू बायोफ्यूल, की जो ये क्रॉप का जो ये बचा हुआ रेसिड्यूज है ना इससे बायोफ्यूल बनता है एंड ऑफर्स अ सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टू स्टबल बर्निंग, जिससे ये जलेगा भी नहीं। उसको निकालेंगे फार्मर्स, उसको निकालने की मेहनत भी करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको बेच सकते हैं ना, और उस वेस्ट से एनर्जी भी डेवलप हो सकती है। उसको सोचो, स्कूल में होता था ना वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बनाते थे, वेस्ट से बेस्ट बनाना, मेरे भी स्कूल में था। मैंने तो उस टाइम पे प्लास्टिक के पॉलीथीन से हार बनाया था जो सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो अगर आपने भी ऐसे किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और ऐसा कुछ बनाया है तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, राइट? सो इसी तरह से हरियाणा गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ें की है। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एंड पंजाब को भी इस तरह से चीज़ों को देखना चाहिए एंड क्लियरली स्टेट को इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके इस टॉपिक को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ओके गाइज,
तो ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा पेज नंबर 16 पे, जो बात कर रहा है भूटान के बारे में। अब थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालो और सोचो, भूटान, तो भूटान कहाँ पे सिचुएटेड है? इंडिया का नेबरिंग स्टेट है, बराबर है। और इंडिया के अलावा कौन सा स्टेट उसको नेबर करता है? तो चाइना, राइट। इंडिया, चाइना। और इंडिया के कौन से स्टेट से इसकी बाउंड्री लगती है? 4 स्टेट से इसकी बाउंड्री लगती है। ये हो गया सिक्किम, ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया असम और ये होगा अरुणाचल प्रदेश। सो 4 स्टेट्स। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि भूटान के जो किंग है जिग्मे केसर नामग्येल वांगचुक, ये इंडिया आए हुए हैं, इंडिया के विजिट पे है। 9 डेज का इनका विजिट है यहाँ पे इंडिया का। एंड पहली बार कोई भूटानीज मोनार्क इंडिया आए हैं टू विजिट। ओके, फर्स्ट टाइम। Despite 265.8 kilometers border shared by Assam and Bhutan, this was first time that a Bhutanese monarch had ever visited the state. पहली बार विजिट कर रहे हैं, बड़ी बात है। The visit was significant also because it came after a tense period in 90s. अब 90s में कुछ तो हुआ था, कुछ हो गया था। पहली बार भूटान की मिलिट्री 140 ईयर्स में उभर के आई थी अगेंस्ट इंडियन इंसर्जेंट्स। तो अब ये क्या हुआ था देखेंगे। So this pushed the Hill Kingdom to undertake its first military operation. पहली बार भूटान जैसी कंट्री ने, देख रहे हो कितनी प्यारी सी मासूम सी कंट्री लग रही है, इनको मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ गया पहली बार। तो देखते हैं क्यों इनको मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ गया। और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ऑल क्लियर, मतलब सबका सफाया करो। वॉज लॉन्च्ड बाय रॉयल भूटान आर्मी। रॉयल भूटान आर्मी क्यों लिखा हुआ है पता है ना? क्योंकि भूटान क्या है? मोनार्क है, राइट। वहां पे किंग है, मोनार्क उसके हेड है, किंग उसके हेड है, इसलिए रॉयल भूटान आर्मी। So, on December 15, 2003 and dealt a crippling blow to the United Liberation Front of Assam, then National Democratic Front of Bodoland and Kamtapur Liberation Fund KLO active largely in West Bengal, इन तीनों के अगेंस्ट। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये आ जाता है कि वाई वर इंडियन इंसर्जेंट्स प्रेजेंट इन भूटान? इंडिया से इंसर्जेंट्स भूटान में प्रेजेंट क्यों थे? क्या हुआ था? 1990 में। सो इंडियन मिलिट्री एंड असम पुलिस लॉन्च सक्सेसफुल क्रैकडाउन अगेंस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स इन असम। असम में कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स थे एंड उनके अगेंस्ट चीजें चल रही थी, कर रही थी। कौन कर रही थी? इंडियन मिलिट्री, ठीक है, एंड असम पुलिस, दोनों ने। तो इन्होंने क्या किया ना, अंडर प्रेशर तो आ गए। एंड एट द सेम टाइम बांग्लादेश सीज टू बी अ रेफ्यूजी विद प्रो इंडिया अवामी लीग गवर्नमेंट कमिटिंग टू पावर इन 1996 एंड टेकिंग एक्शंस अगेंस्ट देम। तो इनके पास अब कोई चारा नहीं था, ये इंडिया में रह नहीं सकते, ये बांग्लादेश भाग नहीं सकते। सो एज अ कॉन्सिक्वेंस दीज ग्रुप्स सेट अप कैंप्स इन साउथ ईस्ट भूटान। तो उन्होंने क्या किया, देखो ये भूटान है, ठीक है, ये भूटान है साउथ ईस्ट, इस साइड पे साउथ ईस्ट भूटान, इस साइड पे उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। वहां पे सेटअप कर दिए उन्होंने अपने कैंप्स, पर्टिकुलरली इन समद्रुप जोंगखर डिस्ट्रिक्ट दैट बॉर्डर्स असम, अकॉर्डिंग टू द भूटान गवर्नमेंट। At the time of its crackdown, there were 13 ULFA camps. ULFA बोले तो United Liberation Front of Assam. Then 12 NDFB, मतलब कि National Democratic Front of Bodoland. And 5 KLO, इसका मतलब है कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो लार्जली वेस्ट बंगाल में एक्टिवेटेड था। सो इतने लोग 13, 12 और 5, इतने लोग वहां पे कैंप डाल के अपने अपने बैठ गए थे, बम्बू डाल के, राइट। सो व्हाट वाज भूटान्स इनिशियल अप्रोच? भूटान ने इनिशियली इग्नोर किया, राइट, जैसे सब करते हैं, हम भी करते हैं कुछ चीज़ों को इनिशियली इग्नोर, and did not engage with them. However, pressure began to mount as their presence strained ties with India, Bhutan's neighbor, bigger funder and trade partner. पहले तो इन्होंने बोला भूटानीज ने कि हम इनको इग्नोर कर दें, ठीक है, थोड़ा आगे सेटल डाउन हो गए, इधर बैठ गए, चले जाएंगे। बट बाद में उनको समझ में आया कि इनकी जो प्रेजेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेनफुल है एंड ये स्ट्रेन करेगी हमारी एंड इंडिया के रिलेशंस को। सो द भूटान गवर्नमेंट एंटर्ड इनटू डायलॉग विद दीज ग्रुप्स। 1998 में, देखो 1990s से ये शुरू हुई थी एंड 1998 में इन्होंने एक डायलॉग मतलब ऐसा मूवी का डायलॉग बोलते हैं वो डायलॉग नहीं बेटा, ये जो फ्रेंड्स है ना, ये जो कैंप लगा के ये सारे जो बैठे हैं ना, इनके साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। इन अ डायलॉग मतलब बातचीत करना। बट वॉज स्टिल रिलेक्टेंट टू टेक कोर्सिव एक्शन, कोई एक्शन नहीं ले पाया, बातचीत कर चल रही थी। अ मेजर फैक्टर बिहाइंड दिस वॉज
इट्स स्मॉल एंड इनएक्सपीरियंस्ड मिलिट्री, कि उनको लग रहा था कि हमारी जो मिलिट्री है ना भूटानीज को लग रहा था वो छोटी सी है, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो कैसे हम लोग तुरंत के तुरंत ये सारी चीज़ें करेंगे. हाउएवर द टॉक्स डिड नॉट यील्डेड. ये सारी चीज़ें तो हुई, 3 राउंड्स हो गए एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 ग्रुप्स. सो ये बातें चली, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, ऐसे 5 राउंड हुए. फाइनली क्या हुआ, आखिरकार क्या हुआ, आखिरकार ये हुआ, ऑन द डे ऑफ इट्स क्रैकडाउन रॉयल भूटानीज गवर्नमेंट लेड आउट द फैक्टर्स विच हैड पुश्ड इनटू मिलिट्री एक्शन. मिलिट्री में ये लोग आ गए, उतर गए कि डायरेक्ट थ्रेट टू भूटान सॉवरेनिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी, की अगर इनकी प्रेजेंस रही ना तो ये लोग क्या करेंगे, ये एक थ्रेट बन जाएगा हमारी सॉवरेनिटी के लिए, हमारी माने भूटान की सॉवरेनिटी के लिए एंड भूटान के नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी. करेक्ट. सो ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न एट द मिस इंटरप्रेट, ये सारी चीज़ें इन लोगों का डिस्कशन वगैरह हुआ. एंड फाइनली इट स्टेटेड अपार्ट फ्रॉम दिस प्रेजेंस दैट, कि भूटान आर्मी ने अपना ऑपरेशन ऑल क्लियर जो है वो शुरू कर दिया. और उसका रिजल्ट क्या आया, ऑन December 15 6,000 members of Royal Bhutan Army launched simultaneous attacks on camps of all 3 outfits. तीनों आउटफिट्स पे साइमल्टेनियसली रॉयल भूटान आर्मी ने लॉन्च कर दिया अटैक करना 15 दिसंबर को. एंड 6,000 मेंबर्स थे भूटानीज रॉयल आर्मी में. ओके. एंड ऑल आउटफिट लॉजिस्टिक्स एंड मेडिकल असिस्टेंस वर प्रोवाइडेड बाय इंडियन आर्मी. हमारे प्यारे भारत की आर्मी ने, इंडिया की आर्मी ने उनको प्रोवाइड की थी दूसरी सारी चीज़ें रॉयल भूटान आर्मी को. विच ऑल्सो सील्ड इंडो भूटान बॉर्डर सो मिलिटेंट कुड नॉट एस्केप टू इंडिया. तो इंडो भूटान बॉर्डर को भी सील कर दिया ताकि भैया भाग के यहाँ पे भी नहीं आ सके. एंड इन January 2004 इंडियाज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल NC विच क्लेम दैट एटलीस्ट 650 इंसर्जेंट्स, 650 इंसर्जेंट्स एक तो मारे गए या पकड़े गए हैं. ठीक है. Among the top leaders captured were ULFA ideologue and founding member Bhimkanta Buragowan. ठीक है. Then ULF publicity secretary Mithinga Daimari and KLO crack squad chief Tom अधिकारी. तो इन सारे लोगों को पकड़ा गया एंड ये इंसर्जेंसी थी. तो क्या आपको समझ में आया ये सारी चीज़ें कि इंसर्जेंसी क्यों थी. इंडियन आर्मी ने भी इनकी हेल्प की एंड 1990 से लेकर 1998 में भूटान ने पहली बार फर्स्ट मिलिट्री ऑपरेशन किया था. ऑपरेशन का नाम आपने याद रखना है, ऑपरेशन ऑल क्लियर. इंडो भूटान रिलेशंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इंडिया की पॉलिसी थी नेबरहुड फर्स्ट. सो जब नेबरहुड फर्स्ट तो भूटान इज आर नेबर, श्रीलंका इज आर नेबर, नेपाल इज आर नेबर, बांग्लादेश इज आर नेबर. सो नेबरहुड में क्या चल रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है गाइज. फाइन. सो अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो. ओके. सो दैट वाज इट फॉर टुडे. इतने ही आर्टिकल्स थे. अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. किसी भी तरह का आपको अगर काउंसलिंग का जरूरत है, सो यू नो वी हैव द बेस्ट काउंसलर, यू कैन कांटेक्ट अस ऑन द हेल्पलाइन नंबर. इसी के साथ साथ गाइज टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल का हमारा जो लिंक है वो एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक दोनों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो थोड़ी सी मेहनत करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक कर लो यार और ज्वाइन कर लो. बस एक क्लिक की तो दूरी है, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी. सो इसी तरह से अच्छे रोज न्यूज़ आर्टिकल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो. सो बाय एवरीवन, मिलते कल इसी तरह से हमारे धमाकेदार न्यूज़ एनालिसिस में. टेक केयर.